friend, good morning all of you. I am JP Sharma, your science teacher. So student, हम आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है, डबल होता है। तो हम जो प्रूव करेंगे, चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहले हम एक एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं और एग्जांपल नंबर 2 है प्रूव दैट फॉर ए कॉन्केव मिरर, प्रूव दैट फॉर कॉन्केव मिरर, the radius of curvature मतलब कैपिटल R is twice of focal length। focal length मतलब f। focal length को हमने f से रिप्रेजेंट किया था, तो हमें बेसिकली क्या प्रूव करना है, r equals to 2f। रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस होता है फोकल लेंथ का। तो कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे कॉन्केव मिरर का रे डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये कॉन्केव मिरर है। अब एक रे पैरेलल ले लेते हैं, कहीं से पैरेलल रेज आ रही है और पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, फोकस। और ये है फोकस और ये है सेंटर। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ होगा और सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ये पॉइंट जो है इसको हमने P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, O से किया गया, ठीक है। O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या है, पोल। मिरर पॉइंट, मिरर का जो है मिड पॉइंट। और एक रे हम ले लेते हैं, एक और रे हमने लिया है जो सेंटर से जाता है और वापस से सेंटर पे रिटर्न हो जाता है। एक रे सेंटर से जाता है और इस पॉइंट पे जाकर स्ट्राइक करता है और वापस भी सेंटर पे ही आ जाता है, या ये नॉर्मल है। ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया है, नॉर्मल। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर स्फेरिकल सरफेस है तो आप नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, वो लाइन जो सेंटर से आ रही है उसको नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड। अब हम जानते हैं कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है वो एंगल होता है I, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये एंगल, ये वाला एंगल हो गया R, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम जानते हैं एंगल I किसके इक्वल होता है, एंगल R के इक्वल। तो ये एंगल और ये एंगल सेम है। अब आप देखते हैं यहाँ पे Z बन रहा है, ये देखिए, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये Z बन रहा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, I। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये Z बन रहा है तो ये एंगल भी कितना होगा, I। और हम जानते हैं I और R सेम है, I इक्वल्स टू R। तो ये एंगल जितना है उतना ही ये वाला एंगल भी है, क्योंकि I इक्वल्स टू R होता है। ये एंगल कितना है, अल्टरनेट एंगल से हमने प्रूव कर दिया कि एंगल I है। अगर ये एंगल I है, ये एंगल R है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, I और R तो इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है इसको हम नाम दे देते हैं कुछ, इसका नाम हमने दे दिया P। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। इन एंगल्स को भी कुछ नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं और अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, प्रूव करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं, I इक्वल्स टू R है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। आप चाहें तो इनको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन कौन से हैं, इनको नाम देना पड़ेगा। ये नाम है R और ये P और ये Q, इस तरह से। तो एंगल I कौन सा है, एंगल I है RPC, ये एंगल I, ठीक है। एंगल I है एंगल ऑफ RPC दैट इज इक्वल टू एंगल R।
एंगल आर है सी पी क्यू, एंगल सी पी क्यू, ये सेम होंगे क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि एंगल सेम होते हैं। अब हम ये बताना चाह रहे हैं ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल भी सेम होगा, तो दोनों एंगल सेम होंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आर पी सी किसके इक्वल है, पी सी एफ, एंगल आर पी सी किसके इक्वल है, एंगल पी सी एफ, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। और एंगल पी सी एफ, एंगल पी सी एफ ये एंगल अब इसके इक्वल होगा क्योंकि आई इक्वल्स टू आर है, तो अगर ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होना पड़ेगा, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, सी पी एफ, सी पी एफ, करेक्ट, सी पी एफ। तो यहां से जो मैंने आपको ये कौन सा लिखा है, क्यू पी सी, क्यू पी सी, अच्छा सॉरी एफ पी, सी पी क्यू लिख सकते हैं या क्यू पी सी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ये एंगल लेना है। तो हम क्या, फिर से सुनिए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, कैसे इक्वल होंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड जो रे एंगल बनाती है वो दोनों एंगल कैसे होते हैं, सेम। अब ये दोनों एंगल सेम है, मैथमेटिकली हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल आई है तो ये एंगल भी आई है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, z बन रहा है, और i इक्वल्स टू r हम पहले बोल चुके हैं, तो अगर ये एंगल i है, ये एंगल का वैल्यू जो भी होगा कोई वैल्यू इस एंगल का भी होगा, तो एंगल PCF, एंगल PCF ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल PCF, एंगल CPQ, CPQ ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अब तक हमने ये प्रूव किया है। तो अगर हम बात करें तो ये दोनों जो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल PCF की बात कर रहे हैं हम लोग, ट्राइंगल PCF, इस ट्राइंगल PCF में ये वाला जो ट्राइंगल है, ये इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अभी। इस ट्राइंगल PCF में हम ये अगर बात करें कि P इज वेरी क्लोज टू O, अगर ये वाला पॉइंट यहाँ इसके बहुत क्लोज है, अगर ये वाला पॉइंट इसके बहुत क्लोज है, तो ये जो लाइन है ये PF, ये ऐसा चला जाएगा, ये लाइन कैसे चला जाएगा, ये P पॉइंट O के बहुत नजदीक आ जाएगा, तो ये लाइन ऐसा हो जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि ये लाइन कौन सी है, जो F को P से मिलाती है, और ये बोला है कि PO बहुत क्लोज है एक दूसरे के, तो ये लाइन लगभग फ्लैट हो जाएगा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं जो PF है वो किसके इक्वल हो जाएगा, OF के इक्वल। अगर ये P पॉइंट O के नजदीक आ जाए, बहुत क्लोज आ जाए, तो ये जो PF है ये किसके बराबर हो जाएगा, OF के बराबर। ये कंडीशन है, क्या कंडीशन है, इफ P इज वेरी क्लोज टू O, P किसके क्लोज है, O के क्लोज है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि PF किसके इक्वल हो जाएगा, OF, PF किसके इक्वल हो जाएगा, OF। और FC किसके इक्वल होगा, FC अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा OF के, FC जो है वो किसके इक्वल होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, अप्रोक्सीमेटली OF। ये कहां से है, ये FC किसके इक्वल होगा, OF के, ये हमने कहां से लिया है, P इज वेरी क्लोज टू पोल O, P इसके नजदीक है, FC कौन सा है, FC ये वाला है, और OF ये वाला, ठीक है। तो अगर हम ये बोले कि ये वाली लाइन अगर P इसके नजदीक आ जाए, मतलब ये वाला जो लाइन है उसको इस पे डाल रहे हैं, O पे डाल रहे हैं, तो PF का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, OF के, और OF किसके इक्वल है, OF से इक्वल है। अब यहां से बोले ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ऑलमोस्ट इक्वल है, तो अगर पूरा बात करें OC कंप्लीट OC का बात करेंगे, तो OC किसके बराबर होगा, यहां से लेके यहां तक की लेंथ OF का डबल, क्यों, OF और FC इक्वल है, OF और FC इक्वल है, तो OC निकालेंगे तो OF का डबल कर दो, बात तो वही है, तो ये क्या हो जाएगा 2 into OF, बस वैल्यू पुट कर दो। OC का वैल्यू कितना है, O से लेके C तक का डिस्टेंस बताइए R, OF का वैल्यू बताइए OF, ये हमें प्रूफ करना था।
आर इक्वल्स टू V2F। अब यहां पे एक वर्ड लिखा है स्मॉल अपर्चर। 4 जो मैं बात कर रहा था, स्मॉल अपर्चर क्या होता है? देखिए, जो मिरर जितना फ्लैट होता चला जाएगा, अगर ये मिरर ऐसा फ्लैट होगा, इसका जो कर्व है वो ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाए, तो इसका अपर्चर स्मॉल होता है। जो ज्यादा टर्न होगा उसका अपर्चर ज्यादा होता है। तो ये जो वर्ड है अपर्चर, तो फॉर स्मॉल अपर्चर द रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल्स द फोकल लेंथ। ये हमने इस तरह से यहाँ पे प्रूफ किया है। ठीक है, तो हमारा ये क्या प्रूफ है कि ये जो आर है ये हम ऐसे ही मेजर करते आए हैं कि ये किसके इक्वल होता है, इसके। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, और ये पूरा अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका डबल कर दो। भाई ऐसा कैसे, या तो ऐसे लिख सकते हैं ओ सी किसके इक्वल होगा, या तो ओ एफ प्लस एफ सी, और हमने क्या बोला है ओ एफ और एफ सी तो एक ही बात, तो एफ सी की जगह क्या लिख सकते हैं ओ एफ प्लस ओ एफ। तो ये क्या हो गया ओ सी इक्वल्स टू ओ एफ। ऐसा लिख तो थोड़ा बड़ा हो जाए, हमने डायरेक्ट लिख दिया ओ सी इक्वल्स टू ओ एफ। ओ सी यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, वो इसको और इसको ऐड करने से मिलेगा, और ये वैल्यू सेम है, तो एफ सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं ओ एफ, और टू ओ एफ। ओ एफ यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, इसको स्मॉल एफ लिखते हैं, टू एज इट इज रहेगा ओ सी, ये है कैपिटल आर। तो यहां से प्रूव होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस होती है किसके, फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया। ये इसमें भी थोड़ा मैथमेटिक्स है, आपको ये सिमिलर ट्रायंगल्स और ये चीजें आनी चाहिए, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको मैथमेटिक्स में आना चाहिए। ठीक है, टोटली मैथमेटिकल डेरिवेशन है फिजिक्स का, हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया है, बस उतना ही। अच्छा, थोड़ा सा मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन, मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन। पहली बात, दो चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला होता है, पहली बात करते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। v क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज। पोल एंड इमेज के बीच का डिस्टेंस है, या मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस है, वो v है। मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस u है। फोकल लेंथ, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस है। ये तीनों चीजें हमें पता है। अब एक चीज और इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। साइन कन्वेंशन ये दो चीजें ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, ऊपर वाली लेंथ को पॉजिटिव लेंगे और नीचे वाली को नेगेटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर कोई लेंथ है, हाइट है पॉजिटिव, और नीचे है तो नेगेटिव। पहले क्वेश्चन ही कर लेते हैं, मैग्निफिकेशन हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, एक बार क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। उसके बाद इंसिडेंट रे जिधर भी होगी इसकी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, ये डायरेक्शन क्या मानी जाएगी, पॉजिटिव। तो सारी की सारी डिस्टेंस कहां से नापेंगे, पोल से। पोल से अगर इस डायरेक्शन में चलेंगे हम तो नेगेटिव लेंगे, और पोल से इस डायरेक्शन में चलेंगे हम तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, पोल से अगर डिस्टेंस नापनी है और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चल के डिस्टेंस नापेंगे तो पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में चल के नापेंगे तो नेगेटिव। चलिए, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है दो को। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल नंबर 3 हम ले रहे हैं सबसे पहले। एग्जांपल 3 को हम लोग पढ़ते हैं और जो जो वैल्यूज गिवन है उनको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे गिवन दैट, जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उनको लिखते हैं। तो क्या क्या गिवन है, द फेस ऑफ ए मैन इज 20 सेंटीमीटर अवे ऑफ ए शेविंग मिरर। एक मैन है और वो शेविंग मिरर में अपना फेस देखता है, उसका फेस कितना दूर है, 20 सेंटीमीटर। तो आपको क्या दिया हुआ है, v, u या f। तो हमें u दिया हुआ है, मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, जब वैल्यू पुट करेंगे तो देख लेंगे प्लस लेना है कि माइनस।
a concave shaving mirror if the focal length of shaving mirror is 80 centimeter. क्या दिया है? f focal length कितना है? 80 सेंटीमीटर. और क्या है? then determine the distance of image from the mirror and its magnification. तो मैग्निफिकेशन का हमें अभी आइडिया नहीं है, उसको रहने देते हैं. अभी सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? क्या पूछा गया है? इमेज का डिस्टेंस पूछा गया है. अब यहां पे आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं. v क्या पूछा है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर. मैग्निफिकेशन क्या होता है इस क्वेश्चन में ही हम डिस्कस कर लेंगे. तो हम फॉर्मूला जो हमारा है वो लिख लेते हैं. 1/v इक्वल्स टू 1/u इक्वल्स टू 1/f. हमें क्या कैलकुलेट करना है? v. तो 1/v इक्वल्स टू 1/f. ये उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1/u. अब वैल्यू पुट करेंगे तो साइन का ध्यान रखेंगे. ठीक है, साइन का हमें ध्यान रख के वैल्यू पुट करना है. मैक्सिमम केस में u तो नेगेटिव ही होता है. मैक्सिमम केस में u कैसा होता है? नेगेटिव. तो क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे इधर से आ रही है, सपोज इधर से इंसिडेंट रे, तो u को नापेंगे पोल से, तो इधर ही जाना पड़ेगा हमेशा. इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो u का वैल्यू तो मैक्सिमम चांसेस में नेगेटिव ही होता है. यहाँ पे फोकल लेंथ देखेंगे कैसा है. तो हम जानते हैं फोकल लेंथ यहाँ पे कौन सा मिरर है? शेविंग मिरर. और शेविंग मिरर कौन सा होता है? कॉन्वेक्स तो नहीं होता, कॉनकेव होता है. कौन सा होता है? शेविंग मिरर जो होता है वो कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर में क्या होता है? अब इसका एक बार रे डायग्राम बना लेते हैं. ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है. ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है. फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ है इसका 80. फोकल लेंथ यहां होगा, हम जानते हैं कि कितना है? 80. ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 20 पे. तो ऑब्जेक्ट कहां रखा है? यहां रखा है ऑब्जेक्ट 20 में, क्योंकि फोकल लेंथ कितना है? 80. तो ऑब्जेक्ट कहां रखा है? पोल और फोकस के बीच में. इमेज बना के देखते हैं कैसा बनेगा. पैरेलल रे जाती है, कहां से पास होती है? फोकस. ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसका एरो ज्यादा होना चाहिए. और एक ऑब्लिक रे ले लेते हैं, इस तरह से जाती है, तो इतनी ही एंगल पे रिटर्न होती है, I इक्वल्स टू R. और ये दोनों रेज इस तरफ तो मिलेंगे, इस तरफ तो मिलेंगे नहीं, तो किधर मिलेंगे? ऐसे इसको ड्रॉ करेंगे, ऐसे इसको ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये यहां जाके मिलेगा. इमेज कहां बनेगा? पहले भी बात कर चुके हैं हम कि जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है, इमेज वर्चुअल बनता है और बड़ा बनता है और बिहाइंड द मिरर बनता है. तो इस केस में हम मिरर को बहुत क्लोज रखते हैं और हमने अपने फेस को यहां रखा हुआ है मिरर के नजदीक, और ये इमेज बना. तो यहां से थोड़ा सा साइन का हमें देखना है. u किधर है? पोल से नापेंगे, u किधर है? u का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? जब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो u को नेगेटिव लेंगे, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हमने किधर ली है? इंसिडेंट रे तो इधर से आ रही है, ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन है. देखिए यहां से इंसिडेंट रे ऐसे गई और ये वाली रे ऐसे गई, तो राइट साइड वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है. लेकिन पोल से डिस्टेंस नापनी है और ऑब्जेक्ट यहां है, ये क्या है? u. और v कौन सा है? ये v. मिरर से इमेज का डिस्टेंस v होता है और मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u होता है. तो ये v और u हमने बता दिया. यहां से थोड़ा सा साइन का ध्यान रखेंगे या फिर एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, आप समझ जाएंगे कि कॉनकेव के लिए हमेशा फोकल लेंथ क्या आती है? नेगेटिव. कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ हमेशा क्या आती है? क्योंकि फोकल लेंथ इधर ही होगी कॉनकेव की, और इधर होगी तो पोल से इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव लेना पड़ेगा. साइन कन्वेंशन ये बोलता है. u का वैल्यू भी मैक्सिमम केसेस में नेगेटिव ही ले होता है. मैक्सिमम केसेस में, कुछ केस हैं जिनमें u पॉजिटिव भी हो सकता है, बट मैक्सिमम केसेस में u का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव. अब वैल्यू पुट कर देते हैं v के बारे में अभी हमें आइडिया नहीं है, जो भी होगा वो हमें सामने दिख जाएगा. तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1/v
इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। एफ का वैल्यू कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव, तो एफ का वैल्यू कितना है 80, तो यहाँ क्या लेंगे माइनस है। फिर फॉर्मूले में क्या है माइनस, इसको इधर गया इसलिए माइनस हो गया, एक्चुअल फॉर्मूले में हमारा प्लस है। और 1 अपॉन u का वैल्यू, जहां u है ना वहां u का वैल्यू माइनस में रखना है, जो फॉर्मूले का माइनस है उसको कुछ नहीं बोलना है, वो रहेगा, ये वाला माइनस रहेगा। हम किसका वैल्यू रख रहे हैं, f और u का, और f और u का वैल्यू कैसा आएगा नेगेटिव। कहां से पता लगा, साइन कन्वेंशन से पता लगा कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो राइट साइड वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, तो ऑब्जेक्ट इधर रखना है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है u वो नेगेटिव होगी, और फोकल लेंथ भी इस तरफ है। फोकल लेंथ क्या होती है, f से और पोल तक के बीच का डिस्टेंस। तो नापनी पोल से है, पोल से नापने के लिए इधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, तो f को कैसा, फोकल लेंथ को कैसा लेंगे नेगेटिव। दोनों वैल्यू पुट कर दी, अब तो इसको सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करते हैं, ये हो गया -1/80 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/20। एलसीएम ले लेंगे 1/v इक्वल्स टू 80, एलसीएम ले लिया, इधर क्या बच गया -1 प्लस 4 24 जाएगी, ये हो गया माइनस प्लस 3, तो ये हो गया वैल्यू v का वैल्यू 1/v का वैल्यू कितना आ गया 3/80। अब v निकालना है तो रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये v का वैल्यू क्या आ गया 80/3, और सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर। अच्छा ये बताइए v का वैल्यू प्लस आया है कि माइनस, प्लस है, तो इसका मतलब अगर इमेज बनाएंगे तो यहां से इस तरफ बनेगी कि उस तरफ बनेगी, क्योंकि पॉजिटिव तो यहां से हम कितना चलेंगे, ये लगभग कितना वैल्यू है p2 जा 6, और फिर हमारे पास बच गया 2.66 ऐसा ही 2.66 नहीं 26.66 ऐसा सेंटीमीटर, 26.66 सेंटीमीटर। तो यहां से हम ऐसा चलेंगे और इमेज इस तरफ बनेगा, कितनी दूर 26 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। और पॉजिटिव वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, इमेज बिहाइंड द मिरर, उस तरफ पॉजिटिव साइड। अब एक चीज और हम यहां जानना चाहते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। हालांकि हम इसको थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, पर मैग्निफिकेशन कुछ खास चीज नहीं है। क्या है, कोई भी मिरर जितना मैग्नीफाई करके दिखाएगा एक ऑब्जेक्ट को, जैसे हम इस चौक को देखते हैं और एक मिरर इसका साइज डबल करके दिखा देता है, हम क्या बोलेंगे, इसका मैग्निफिकेशन 2 है। क्या है, 2। जितना इमेज का साइज बड़ा करके दिखाएगा दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। सो इसको कैसे हम लोग नापते हैं मैग्निफिकेशन को, साइज ऑफ, मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, साइज ऑफ इमेज अपॉन, साइज लिख सकते हैं या हाइट लिख सकते हैं, एक ही बात। यहां क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लो इमेज बना है 4 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट कितना था 2, तो देखो मिरर क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट 2 का था उसको डबल कर दिया 4, तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा 2 आएगा। उसका विजिबल नहीं है, तो अगर मान लो एग्जांपल ये है 4/2, तो कितना आएगा, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, 4 सेंटीमीटर अपॉन 2 सेंटीमीटर, तो ये क्या है कि जस्ट डबल करें। तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप मिरर में देखेंगे तो मिरर उसको कितना टाइम्स करेगा। मान लो ये ऐसा होता कि साइज जो है इमेज का वो आ जाता 2 और ऑब्जेक्ट था 4 था, इसका वैल्यू मान लो हाफ आ जाता, इसका वैल्यू कितना आ जाता, हाफ। सपोज इसका वैल्यू हाफ आ जाता, अगर हाफ आ जाता तो हम ये बोलते कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसका हाइट जो है वो हाफ होके मिरर में दिखता है। तो मैग्निफिकेशन क्या है कि ऑब्जेक्ट का कितना टाइम्स इमेज आपको दिखेगा। मैग्निफिकेशन 1 से ग्रेटर भी हो सकता है, मैग्निफिकेशन अगर 1 से ग्रेटर है इसका मतलब आपको इमेज बड़ा दिखेगा, मैग्निफिकेशन अगर 1 से लेस है तो आपको इमेज छोटा दिखेगा। मैग्निफिकेशन ये अगर लेस देन 1 है, लेस देन 1 इसका मतलब क्या है, साइज ऑफ इमेज छोटा होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा। तो मतलब जो आप इमेज मिरर में देखेंगे वो कैसा दिखेगा, स्मॉल। तो हम देखते हैं कि अलग अलग केसेस में हमें कभी स्मॉल इमेज दिखता है, कभी लार्ज दिखता है।
तो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला यहां से आ सकता है, आगे हम डिराइव करेंगे v अपॉन u। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर u और v के टर्म्स में बताएं हम, तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला हम बनाएंगे आगे। मैग्निफिकेशन ये एक फॉर्मूला होता है स्मॉल m, दैट इज माइनस v अपॉन u, माइनस v अपॉन u। v का वैल्यू कितना है 80, पुट कर देंगे। v का वैल्यू है 80 अपॉन 3 और u का वैल्यू कितना है, माइनस साइन लगाएंगे, माइनस। u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू नेगेटिव लेना है और कितना है 20, तो u का वैल्यू यहां क्या लेंगे माइनस। ये माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आएगा 4/3। इसका मतलब क्या है, इमेज बड़ा बनेगा या छोटा? 4/3 1 से बड़ा होता है, इमेज बड़ा बनेगा। तो वही बात कर रहे थे हम कि मैग्निफिकेशन अगर 1 से ग्रेटर है तो इमेज का साइज लार्ज होगा, और मैग्निफिकेशन अगर 1 से लेस है तो इमेज का साइज स्मॉल होगा। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना आ गया 4/3, ठीक है। वही मैग्निफिकेशन होता है। अगर पॉइंट्स में कैलकुलेट करेंगे तो 1.33 आ जाएगा। मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से बड़ा है तो इमेज का साइज बड़ा होगा, और 1 से छोटा तो इमेज का साइज छोटा होगा। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव है तो यहाँ तो पॉजिटिव आया। अगर n का वैल्यू पॉजिटिव आता है मैग्निफिकेशन का तो इमेज बनता है इरेक्ट। m का वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज कैसा बनता है इरेक्ट, और n का वैल्यू नेगेटिव है तो इन्वर्टेड, ठीक है, ऐसा भी है। तो n के वैल्यू से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इमेज का साइज लार्ज होगा कि स्मॉल, इमेज इरेक्ट होगा या वर्टिकल। तो कई बार बिना रे डायग्राम के सिर्फ ये वैल्यूज से भी हम बता देते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, आई होप ये समझ में आया होगा। और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट टर्म पे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच।